नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आज हम लेकर आए हैं देश का पहला शो जिसमें बात होगी आपके अपने शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की। इसमें आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका सीधे सरोकार होगा आपसे, हर वो खबर जिससे आपको होगा फायदा। मिलेगी जानकारी ट्रेंडिंग टॉपिक्स की और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैसे बदल रही है नोएडा की तस्वीर। साथ ही बताएंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हर लेटेस्ट अपडेट, स्कूल कॉलेजेस से जुड़ी जानकारियां, सुनाएंगे नोएडा की आवाज और बताएंगे नोएडा के उन हीरोज के बारे में जिन्होंने अपने छोटे बड़े प्रयासों से अपने आसपास बड़े बदलाव किए। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास शो की और देखते हैं अपना पहला सेगमेंट न्यूज वर्दी। आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा है विमेन सेफ्टी, जिसे लेकर नोएडा पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और मुस्तैद है। नोएडा में विमेन सेफ्टी और अवेयरनेस को लेकर आए दिन कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक अभियान के तहत दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी की ओर से नोएडा सेक्टर 62 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व नोएडा पुलिस सेल की डीसीपी प्रीति यादव ने किया। कार्यक्रम में छात्राओं को अवेयर करने के लिए नोएडा की ट्रैफिक सेल, फायर डिपार्टमेंट, नोएडा पुलिस और नोएडा डॉग स्क्वाड की टीमें मौजूद रहीं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी का मुकुट कहे जाने वाले नोएडा में विमेन सेफ्टी और अवेयरनेस आजकल सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर आज ज्यादातर राज्यों की सरकारें परेशान हैं। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर नोएडा जिला प्रशासन और नोएडा पुलिस की तरफ से कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है। इन अभियानों के तहत नोएडा में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर हर वर्ग की महिला को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विमेन सेफ्टी और अवेयरनेस को लेकर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी की ओर से नोएडा सेक्टर 62 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व नोएडा महिला सेल की डीसीपी प्रीति यादव ने किया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए नोएडा के ट्रैफिक सेल, फायर डिपार्टमेंट, नोएडा पुलिस और नोएडा डॉग स्क्वाड की टीमें मौजूद रहीं। नोएडा फायर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने छात्राओं को बताया कि आग लगने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसे कैसे बुझाया जा सकता है। सबसे पहले मोस्टली आग जो भी लगेगी ट्यूब से, तो उसका रेगुलेटर हम आसानी से बंद कर सकते हैं। एक तो बहुत गीला कपड़ा, कोई बड़ा सा हम देखें पुराने टाइम में कुछ बोरे वगैरह जो होते थे, अब तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी बड़ा सा गीला उसको गीला करेंगे और उस जगह बहुत तेजी से उसको मारेंगे जहाँ पे आग लगी हुई है जिस सिलेंडर। इससे क्या होगा, जब तेजी से हम उसको मारेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी उस देर के लिए। नोएडा डॉग स्क्वाड से सब इंस्पेक्टर कृष्णकांत ने छात्राओं को बताया कि घटना के बाद कैसे डॉग स्क्वाड की मदद से अपराधी को पकड़ा जाता है। डॉग स्क्वाड की टीम जब तक मौके पर पहुंचे तब तक पीड़ित को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं विमेन सेल की डीसीपी प्रीति यादव ने भी छात्राओं को सेफ्टी के बारे में कई सारे टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि कैसे और किन परिस्थितियों में डायल नंबर 112 का यूज करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी क्राइम हो रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे क्राइम होने की संभावना है, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज अराउंड यू, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्राइम हो सकता है, आपको 4-5 लोग लाठी डंडा लेके दिख रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ हॉट टॉक भी हो रही है, अब यहाँ पे कुछ होगा, हुआ नहीं है अभी कुछ, तो आप वेट नहीं करेंगे कि कुछ हो जाए, एक आधे का सिर फट जाए, फिर उसके बाद हम पुलिस को बताएंगे। हम पहले ही 112 को डायल करके बता देते हैं कि यहाँ पर जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे कोई क्राइम हो सकता है। प्रीति यादव ने छात्राओं को 1090 डायल नंबर के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि 1090 नंबर सिर्फ महिलाओं की मदद करने के लिए है। नंबर का इस्तेमाल करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है और अगर कोई चाहता है कि पुलिस उनके दरवाजे न पहुंचे तो जानकारी देने पर पुलिस की ओर से किसी एनजीओ को भी मदद के लिए भेजा जा सकता है। अगर आप कंप्लेनेंट ये चाहें कि हमें पुलिस से नहीं बात करनी या अपने पुलिस के पास आप गए, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा,
तो आप चाह रहे हैं किसी एनजीओ के थ्रू हमें हेल्प हो जाए या कोई सिविलियन आ जाए। कई बार हमें लगता है हमारे घर पे पुलिस आए ही ना, हमारे साथ कुछ गलत तो हुआ पर पुलिस के चक्कर नहीं काटने, पुलिस नहीं आ जाए। सोसाइटी में पुलिस आ गई तो लोगों को लगेगा पता नहीं इनके घर में कुछ गड़बड़ है। तो उस इमेज को बचाने के चक्कर में हम जो है नहीं रीच आउट करना चाहते पुलिस को। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी हेल्पलाइन नंबर पर बता सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट पर्सन को कि हमें पुलिस की हेल्प नहीं चाहिए, आप सिविल में किसी को भेज दो या आप किसी एनजीओ के माध्यम से हमारी मदद कर दो। सो वी डू दैट। महिला सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस के इस अभियान की दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी की डायरेक्टर सुष्मिता बाला समेत कार्यक्रम में पहुंची छात्राओं ने जमकर तारीफ की। उनका कहना है महिलाओं की सेफ्टी और सशक्तिकरण को लेकर पुलिस के प्रयास से उन्हें काफी अहम जानकारियां मिली हैं। आज जिस तरह का प्रोग्राम है उसमें वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के अलावा फायर रिलेटेड चीज़ें कुछ बताई गई, तो ये बहुत अच्छा था। ट्रैफिक से रिलेटेड बताया एंड स्निफर डॉग्स जो यूज़ होता है फॉर सर्चिंग क्रिमिनल्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे 100 नंबर की बात हुई कि 100 नंबर्स पे डायल करना है, तो 100 नंबर पे डायल नहीं करना है, 112 पे डायल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं थी। हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो आज तक शायद हमको पता भी नहीं थी। तो एक जो सबसे बड़ी अप्रोच उनने भी डिस्कस करी कि हमें थाना नहीं जाना, वो चीज़ हमें ख़त्म करनी चाहिए। बिकॉज उसके करे बिना हम लोग घर पे बैठ के ही जज कर लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, हमें जज किया जाएगा। उसकी वजह से भी इतने सारे केसेस हैं जो हिडन रह चुके हैं, जो गए ही नहीं है कभी भी, और पीपल आर सफरिंग विद दोस थिंग्स। जाहिर तौर पर इन दिनों जिस तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस का ये अभियान वाकई काबिले तारीफ है। इससे न सिर्फ छात्राओं से लेकर महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि समाज में बढ़ते अपराध पर भी लगाम लगेगी। और इसी खबर पर क्या है हमारे नोएडा वासियों का कहना, सुनाते हैं आपको नोएडा की आवाज में। जानेंगे कि अब उनको नोएडा में कैसा लगता है, क्या अब वो नोएडा में पहले से बेहतर और सुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही जानेंगे महिला सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में उनका क्या कहना है। वुमेन सेफ्टी को लेके सबसे पहले तो जो हेल्पलाइन नंबर है, किस किस चीज़ों पे उस पर कंप्लेन किया जा सकता है, जैसे हैरेसमेंट का केस हुआ, ये सब चीज़ों के लिए एक ही नंबर है हमारे पास 1090। इसके बारे में मुझे नहीं थी जानकारी। नहीं, एक्चुअली हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ों के केसेस हमेशा आते ही रहते हैं कि हाँ कभी कुछ केस हो गया, कभी कहीं का कुछ भी हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड बहुत जगह और ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहिए कि और जगह पे स्कूल्स में स्पेशली, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ कॉलेज में फिर भी इंटरनेट ऐसा चीज़ है जिसके कारण बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, बट जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे जानकारी बहुत कम होती है, इंटरनेट की भी सुविधा बहुत कम होती है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। हमने वो सब सीखा कि आगे हम, ताकि आगे अगर बाय चांस अगर कोई मिसहैप हमारे साथ होती है तो हम जो है उस चीज़ पर वर्कआउट कर सके, उसको वो मिक्सअप ना होने दे एविडेंस की कि आगे आपको पुलिस को कोई प्रॉब्लम हो। एंड जो फिर उसके बाद ट्रैफिक सर ने बताया, जो रूल्स उन्होंने बताए, जो उन्होंने हेल्प करी, जो पूरा एक ब्रोशर दिया। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका फ़ायदा मिलेगा? श्योर सर, बिल्कुल मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ही होती हैं। हमें अवेयर नहीं होते हैं कभी कभी उस चीज़ों से, तो उस चीज़ के बारे में हमें आज काफ़ी अवेयरनेस मिली है। अभी तो मैं स्टूडेंट स्टेज पे हूँ, जब अभी हम लोग जॉब देख रहे हैं, जब करेंगे तब क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, उस बेसिस से बता सकते हैं। बट अभी के लिए जितनी भी हमारे पास जितनी भी सिक्योरिटी दी गई है, जितनी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट गाइडलाइंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको मतलब इट्स सफिशिएंट। पहले से काफ़ी बेटर है वुमेन सेफ्टी। अगर मैं बोलूँ तो पहले तो बहुत मतलब मुश्किल था, बट अभी इन कॉर्पोरेट सेक्टर अगर हम देखें तो मेनली मेजर पोर्शन जो है इस टाइम वुमेन्स का है, जहाँ पे वो वर्क कर रही है और सेफली वर्क कर रही है विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी सेफ्टी इश्यूज़। So yes, it's improvement. The city is pretty safe for women और हर जगह पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह रहती है, so it's like pretty safe। और जैसे पिंक और टॉयलेट्स एंड ये सारी चीज़ें फैसिलिटी भी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों में। सो या इट्स प्रीटी सेफ। हाँ सी, वैसे प्रॉपर तो सेफ़ नहीं है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं पहले से तो हाँ सेफ्टी है। लाइक पहले बहुत ही ज़्यादा अनसेफ था, पहले बिल्कुल नहीं जा सकते थे। हाँ बट अभी थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। लाइक
हाँ मतलब चेंजेस है पहले से, बट स्टिल अभी भी नीड है कि वुमेंस की सेफ्टी को लेके गवर्नमेंट को या फिर लाइक स्टेट वाइज ही कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए, जिससे वो भी खुद इंडिपेंडेंटली बाहर जा सके और खुद को सिक्योर फील कर सके। तो चलिए अब हम आपको मिलवाने वाले हैं नोएडा के एक रियल लाइफ हीरो से, एक ऐसे खास शख्स से जो पिछले कई सालों से सिर्फ 5 रुपए में नोएडा में रह रहे भूखे और गरीब लोगों का पेट भर रहे हैं। कौन है वो हीरो और कैसे उन्हें इस नेक काम की प्रेरणा मिली, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जहां लोग अपना या अपने परिवार का पेट भरने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं और एक वक्त की रोटी कमाना भी मुमकिन नहीं हो पाता, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जो इस महंगाई की परवाह किए बगैर पिछले 9 सालों से सिर्फ 5 रुपए में लोगों का पेट भर रहा है, उन्हें भरपेट खाना खिला रहा है। श्रेष्ठ भारत की कैंपेन आज का नोएडा में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं नोएडा के रहने वाले अनूप खन्ना से, जिन्होंने इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश की है। नोएडा सेक्टर 29 के गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दादी की रसोई चलाने वाले अनूप खन्ना महज 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं। अनूप खन्ना ने साल 2015 में दादी की रसोई शुरू की थी और तब से वो लगातार भूखों का पेट भर रहे हैं। श्रेष्ठ भारत की टीम ने जब अनूप खन्ना से बात की तो उन्होंने बताया कि अपनी मां स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी खन्ना की सलाह पर उन्होंने दादी की रसोई की शुरुआत की थी। उनका कहना है कि वो किसी को फ्री में खाना नहीं खिलाते, बल्कि उनसे 5 रुपए लेते हैं ताकि लोगों को खाना भी मिल सके और उनका स्वाभिमान भी बना रहे। इस अनोखी पहल की शुरुआत में अनूप खन्ना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अकेले ही सब चीजों की व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, तमाम लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और अब काफी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं, जो उन्हें खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराते हैं। खन्ना बताते हैं कि इस काम से उन्हें बेहद संतुष्टि मिलती है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, अच्छा लगता है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और 2 राष्ट्रपति जी अगर आपको बुला के सम्मानित कर रहे हैं तो इसका मतलब वास्तव में आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो ये गर्व का विषय होता है। केबीसी में भी गए, वहाँ अमिताभ बच्चन जी, रवीना टंडन जी, पता लगा बहुत पहले से चीज़ों को देख रहे थे, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करी। तो जब इतने बड़े बड़े लोग आपको हौसला देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा अच्छा करना है इस काम में। दादी की रसोई में खाना खाने वाले लोगों से जब हमने बात की तो हर किसी ने यहाँ पर मिलने वाले खाने की जमकर तारीफ की। लोगों ने बताया कि 5 रुपए में उन्हें बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। खाना बहुत ही 5 रुपए में बढ़िया मिल रहा है, इसकी तारीफ जितना कम किया जाए उतना ही कम है। बहुत बेहतर यहाँ खाना मिलता है। खाना तो एकदम घर के जैसा रहता है और यहाँ पे फल भी मिलता है, मीठा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है 5 रुपए में। तेजी से बदल रहे नोएडा में महज 5 रुपए में लोगों को खाना खिलाने वाले अनूप खन्ना को जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित कर चुके हैं, तो वहीं वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनसे मुलाकात कर उनके काम की काफी सराहना की है। अनूप खन्ना के काम को देखते हुए कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें शो में आने का मौका दिया। आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि अनूप खन्ना से प्रेरणा लेकर आज पूरे देश में 500 से 600 लोग इस तरह की दादी की रसोई चलाते हैं और अलग अलग इलाकों में जरूरतमंद लोगों का पेट भरते हैं। अनूप खन्ना के जज्बे को श्रेष्ठ भारत का सलाम। बुलेटिन के इस सेक्शन में अब हम बात करने वाले हैं नोएडा बस के बारे में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नोएडा के लिए हमेशा से एक समस्या रहा है और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने न्यू एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला किया है, जिसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करना नोएडा वासियों के लिए एक अच्छा और आरामदायक सफर होगा।
अगर आप नोएडा की टूटी फूटी सालों पुरानी बस में लटक कर सवारी कर कर के थक चुके हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। अब आपको जल्द ही डग्गामार बसों और ओवरलोड ऑटो में धक्के खाने से निजात मिलने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द यूपी के नोएडा शहर को 100 इलेक्ट्रिक बसेस मिलने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इन इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगा। आपको बता दें कि नोएडा के खस्ताहाल ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की थी। अब बसें मिलने की मांग पूरी होने पर कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रिक बसेस के लिए सेक्टर 90 में भी बस स्टेशन बनाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से नोएडा शहर में पुरानी बसों और ओवरलोड ऑटो में सफर करने को मजबूर लोगों को शानदार इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार ने नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली इन बसों का संचालन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगा। नोएडा अथॉरिटी और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच इसको लेकर सहमति बन गई है। नोएडा मेट्रो इन इलेक्ट्रिक बसेस के लिए सेक्टर 90 में बस स्टेशन बनाने के साथ सेक्टर 82 में चार्जिंग स्टेशन भी बनाएगा। गौरतलब है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने कार्यभार संभालने के साथ ही सेक्टर 82 के सिटी बस टर्मिनल का दौरा करने के बाद केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की थी और अब केंद्र सरकार उनके प्रस्ताव को मानते हुए यूपी के शो विंडो को 100 इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 82 में मौजूद सिटी बस टर्मिनल में इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद तेज कर दी है। काफी समय पहले बना ये भव्य बस टर्मिनल कबाड़ हो रहा था। इसके संचालन पर भी विवाद सामने आया था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनने से करोड़ों रुपए की लागत से बने इस बस टर्मिनल का सही इस्तेमाल हो सकेगा। इसके साथ ही नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिक बसों के लिए सेक्टर 90 में एक बस स्टेशन भी बनाने जा रहा है। इन बसों का संचालन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगा। सीईओ ने सिटी बस टर्मिनल पर फुटफॉल बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय जैसे फूड फेस्टिवल, कई तरह की प्रदर्शनियों के आयोजन के संबंध में कार्य योजना 1 सप्ताह के अंदर पेश करने को कहा है। सीईओ का कहना है कि सिटी बस टर्मिनल और सेक्टर 90 में बनने वाले सिटी बस स्टेशन के सभी हिस्सों का उपयोग किया जाएगा ताकि प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति हो सके। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी DULT से सहयोग लिया जाएगा। जाहिर तौर पर नोएडा अथॉरिटी के इस फैसले से नोएडा की जनता को तो बड़ी राहत मिलने ही वाली है। साथ ही पुरानी डीजल बसों का संचालन कम होने से नोएडा में प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी और नोएडा वासियों को दूषित पर्यावरण नहीं बल्कि साफ और स्वच्छ हवा मिल पाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं नोएडा के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की, जिनमें अब पहले के मुकाबले काफी विकास देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, चांद तक पहुंच गया है, वैसे ही नोएडा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह खुलकर अपनी बातों को रखने लगे हैं और किस तरह अपडेट रहने लगे हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। बच्चे छोटे हैं लेकिन फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं, इनकी आवाज़ बुलंद है और ये क्या क्या जानते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ बच्चों से और पूछ लेते हैं कि उनको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। खामियां नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इस बार जो उनका डिज़ाइन हुआ है, चारों तरफ सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, उसका सरफेस एरिया बड़ा कर दिया, 500 मीटर से 2.5 किलोमीटर कर चुके हैं। और इस बार जो उन्होंने सेंसर हाईटेक कैमरा यूज़ करे हैं, इस बार सक्सेसफुल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पिछली बार से। लैंडिंग में सेम प्रोसेस है, बट जो पिछली बार गलती हुई थी, इस बार से उन्होंने वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा सीख मिली है, तभी इन्होंने डिज़ाइन भी बहुत अच्छा करा है। चंद्रयान 3 हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है क्योंकि वो साउथ पोल पर लैंड करा है जहां आज तक कोई भी कंट्री नहीं पहुंची है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकती है। अभी मुझे ये बताइए आप लोग कि चंद्रयान को लेकर आप लोगों को और कितनी इन्फॉर्मेशन है, आप क्या क्या जानते हैं? ये चंद्रयान जो है, इसमें मतलब हमारा जो देश था वो हमारे तीसरी बार चंद्रयान 3 जैसे जिसका नाम बताता है, तो चंद्रयान 2 जो था उसमें हमारे पास बजट ज़्यादा था, लेकिन इसमें हमारे पास बजट कम है। तो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क था हमारे साइंटिस्ट के लिए कि वो चंद्रयान 3 को एक सक्सेसफुल मिशन बनाया, लेकिन उन्होंने ऐसे इतने कम बजट में करा है। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक डिफरेंट तरीका अपनाया जिसमें वो अर्थ के जो वो होता है फील्ड, उसके अंदर चक्कर काटते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हल्का सा एक्सेलेरेशन देते हैं जिससे वो फील्ड बड़ा होता रहता है। फिर एक टाइम पे वो एक्सेलेरेशन देते हैं जिससे वो सीधा चांद की ग्रेविटी के अंदर चल जाए। जब चांद उसको कैच कर लेता है, ऐसे वो सेम प्रोसेस फिर स्पीड को मतलब उसको
एक्सेस को कम करने के लिए करते रहते हैं, जिससे फिर एंड में जाके वो चांद पे लैंड कर सके। हम जो चंद्रयान 3 है जो अभी गया है, इससे पहले जो चंद्रयान 2 था उसका ऑर्बिट अभी भी स्पेस में है, इसीलिए इस बार कोई भी ऑर्बिट नहीं गया है चंद्रयान 3 के साथ, क्योंकि जो ऑर्बिट है वो अभी भी सिग्नल दे रहा है। पर जो चंद्रयान 2 था उसके जो पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका ब्लास्ट हो गया था और जो सिग्नल था वो हमारे इंडिया से कट चुका था। पर जो अब चंद्रयान 3 गया है उसके साथ ऑर्बिट नहीं गया है, और जो ऑर्बिट चंद्रयान 2 का है वो अभी मतलब कनेक्शन इस वजह से चंद्रयान 3 गया है, जिस वजह से वो हेल्प करेगा ऑर्बिट को कि वो और कनेक्शन हमारे इंडिया को दे सके। क्योंकि आज तक कोई भी देश साउथ पोल पे लैंड नहीं हुआ है और वहाँ पर वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और प्लस वहाँ से वो वहाँ मून के बारे में रिपोर्ट्स भेजेगा और वहाँ के ज़मीन कैसी है, उस ज़मीन में क्या क्या पाया जा रहा है, कौन से गैसेस हैं, कौन से मिनरल्स है, क्या क्या है उसमें, सब हमारे पास भेजेगा। या तो हमें उससे कोई रिसर्च करने से हमारे देश के लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है, जैसे कि अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा ही हो रही है, इसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है बहुत ज़्यादा पिघल के फ्लड बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत वो दुख की बात है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज़्यादा ही नुकसान होते जा रहे हैं। तो क्या पता चांद पे ऐसा कुछ मिल जाए या रहने का मिल जाए, क्योंकि ग्रेविटी भी वहाँ बहुत ज़्यादा ही कम है, अर्थ से लगभग 6 गुना कम वहाँ पर ग्रेविटी है और मून यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे जाने में भी टाइम लगता है और उतने लिए फ्यूल भी चाहिए, जितना बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी जो इंडिया हमारा कर रहा है रिसर्च, उससे हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल सकते हैं। जो रोवर जाएगा और 3 घंटे बाद वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन भेजने लगेगा और इस चीज़ों को लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए पूरा इंडिया भी देखेगा और हमारे स्कूल में भी दिखाया जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, टेलीस्कोप के जरिए हमारे स्कूल में दिखाया जा रहा है। स्कूल का टेलीस्कोप है और आज शायद ये लोग शाम को या फिर कल इसे लॉन्च करने वाले हैं। चंद्रयान की लैंडिंग के साथ साथ ये स्कूल में भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी और आप देख सकते हैं कि स्कूल ने टेलीस्कोप रखा है अपने पास और अब ये आज से बच्चे भी देखेंगे स्कूल की एक नई और ऐतिहासिक पहल इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल में ये तो होना ही चाहिए फैसिलिटी। एटलीस्ट जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, फिजिक्स में स्पेशली हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताइए जी, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा चंद्रयान 3, तो इसे हमें लाइव टेलीकास्ट मतलब हमें प्लैनेट्स और पोल स्टार्स, मून्स और हम इसमें सोलर फिल्टर भी लगा हुआ है जिससे हम सन को भी देख सकते हैं। तो हमारे स्कूल में इसको दिखाया जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। इस स्कूल में हमें दिखाया जा रहा है कि हमें मून भी देखने को मिलेगा, सैटर्न हो गया, सन भी देखने को मिलेगा, पोल स्टार देखने को मिलेगा, तो हमें ये लैंडिंग के बाद दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं चंद्रयान 3 के साइंटिस्ट को कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, इसरो को कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा चंद्रयान 3 लॉन्च करा और इतने कम बजट में। $75 मिलियन इज़ अ वेरी लो बजट इन ऑल आवर हिस्ट्री, कि उन्होंने $75 मिलियन में ही अपना जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च करा है और आज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि ये 6:04 पे लॉन्च हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जब हमें बताता है कि ये कितना ही ज़्यादा अच्छा और कितना ही ज़्यादा अच्छा चंद्रयान 3 लॉन्च होगा मून पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइंड करने वाला है अबाउट मिनरल्स और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने वाला है एज़ कम्पेयर टू चंद्रयान 2। तो जिस तरीके से बच्चों ने बताया है कि चंद्रयान 3 जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और ये जो पल होंगे ये बहुत ऐतिहासिक होने वाले हैं। इन पलों के लिए यहाँ ये सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्कूलों में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि 5 से 6 बजे के बीच में, यानी कि 6:22 तक, 5:22 से 6:22 तक सभी स्कूलों को 1 घंटे के लिए खोला जाएगा, ताकि इस ऐतिहासिक पल को बच्चे अपनी आंखों में कैद कर लें। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले भविष्य को पता रहेगा कि आज ही के दिन ये सक्सेस हम लोगों ने हासिल की थी और ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी आगे ये जाना जाएगा। तो अब स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी राउंड अप अपने इस सेगमेंट में हम आपको दिखाने वाले हैं नोएडा की सरकारी यूनिवर्सिटी यानी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से आ रहे एक बड़े अपडेट के बारे में। अगर आपने अभी तक किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है और आपको साल खराब होने का डर सता रहा है, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जीबीयू में अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में इस साल 2023-2024 में शुरू हुए एकेडमिक सेशन के दाखिले ने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
साथ ही इस साल यूनिवर्सिटी एडमिशन में पिछले 2 साल से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। आपको बता दें, अभी तक यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज की 3800 सीटों पर 2227 स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं। इसके साथ ही प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी सीटें फुल हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के अनुसार बीएड के कोर्सेज की काउंसलिंग प्रोसीजर भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में बच्चों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के एडमिशन चेयरपर्सन प्रदीप तोमर ने बताया कि नए एकेडमिक सेशन में 3800 सीट पर एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है। इस साल यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स के लिए कुल 3800 सीटें हैं। 4 स्टेप प्रोसेस में 15,400 एप्लीकेशन में से अब तक करीब 2,227 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। इसमें ग्रेजुएशन और मास्टर्स के साथ ही दूसरे कई कोर्सेज शामिल हैं। पिछले 3 साल के मुकाबले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बच्चों की संख्या में इस साल काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चेयरपर्सन प्रदीप तोमर ने बताया कि साल 2021-2022 तक 1849 एडमिशन, 2022-2023 में 2191 और 2023-2024 में 2227 एडमिशन अब तक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस सत्र में वर्किंग प्रोफेशनल लोगों के लिए वॉकिंग कोर्स में सीट फुल हो चुकी है। इसमें एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में 10 सीट पर 10 एडमिशन, एलएलएम कोर्स में 30 सीट पर 30 एडमिशन और एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स में 10 सीट पर 5 एडमिशन हो चुके हैं। साथ ही बस शासन स्तर से काउंसलिंग प्रोसीजर होना बाकी है। ऐसे में अभी बच्चों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नए एजुकेशनल लेवल में 16 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए थे। इनमें 2 कोर्सेज को छोड़कर करीब 14 कोर्स में अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। इसके साथ ही कोरियन और जापानीज जैसे लैंग्वेज कोर्सेज की 10-10 सीट पर बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। ऐसे में अब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में काफी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं। तो देर किस बात की? जिन्होंने अभी तक कहीं भी एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है और जिन्हें साल खराब होने का डर सता रहा है, तो उनके लिए ये आखिरी और सुनहरा मौका हो सकता है। तो जल्दी जाइए और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई कीजिए। फिलहाल के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।